नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय दुबे हैं। हम इनसे रोज देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं, एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं सभी दर्शकों से जिन्होंने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यह अनुरोध करूंगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें और नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज मैंने ये नोटिस किया कि मीडिया में, चाहे वो जिसे हम मुख्य धारा के सरकारी मीडिया कहते हैं वो या यूट्यूब दुनिया हो, वहाँ हर जगह इस बात की बड़ी चर्चा रही कि कांग्रेस में एक तरह की भगदड़ मची है। हालांकि जो 3 नेता छोड़ के गए हैं उसमें संजय निरुपम ही मुझे थोड़े जनाधार वाले लगे। बाकी 2 लोग तो चुनाव लड़े हार चुके हैं, विजेंद्र सिंह और गौरव बल्लभ। गौरव बल्लभ के साथ ज़्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया में दिखते थे और एक जाना-पहचाना चेहरा था। क्या सच में इस घटना को इस रूप में देखना सही होगा कि कांग्रेस में एक भगदड़ मची है? देखिए, नई परख के मंच पे आने से पहले मैं ठीक इसी विषय के ऊपर एबीपी पर चर्चा करके आ रहा हूँ और उसमें और भी पार्टियों के लोग थे और उसमें कांग्रेस में रह चुके और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा भी उस चर्चा में शामिल थे। तो जब पंकज शर्मा से ये पूछा गया तो पंकज शर्मा का कहना ये था कि दरअसल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात में सावधानी नहीं बरती है कि अपने इर्द गिर्द किस तरह के लोगों को रखना चाहिए और किस तरह के लोगों को संगठन में प्रोत्साहित करना चाहिए या उन्हें पदोन्नतियां देनी चाहिए या बड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। अगर वो इस काम में सतर्कता बरतते तो शायद ऐसे मौकों पर, जब चुनाव बिल्कुल चल ही रहा है, उस वक्त ये लोग पार्टी छोड़कर न जाते। ये पंकज शर्मा का कहना था। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है पंकज जी की ये बात सही हो, लेकिन आमतौर पर मेरी अपनी राय यह है कि पिछले 10 साल में 2019 के बाद से इस प्रक्रिया ने ज्यादा जोर पकड़ा। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की दोबारा जीत हुई तो फिर कांग्रेस के अंदर बहुत से लोगों ने ये सोचा कि अब इस पार्टी के पास हमें देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तो वो सब लोग इस जुगाड़ में रहे लगातार कि कब भारतीय जनता पार्टी से उनकी डील हो जाए, कब भारतीय जनता पार्टी समझौता हो जाए तो वो छोड़कर चले जाए। और ऐसे समझौते आमतौर पर चुनाव के पास ही इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि तभी ऐसे समझौतों का मौका होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसे ही मौके पर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसमें नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है, इसमें पार्टी की विचारधारा की कोई भूमिका नहीं है। पैंतरा ये लिया जाता है कि भाई सनातन के खिलाफ बोल दिया है, हमारे जो वेल्थ क्रिएटर हैं, यानी कारपोरेट पूंजी वाले हैं, उनको गाली दी जा रही है, या पार्टी के आला कमान बहुकेंद्रीय है, पता नहीं कौन व्यक्ति केंद्र में है, किससे बात करें, क्या करें। ये सब केवल पार्टी छोड़कर जाने के बहाने हैं। अगर आप पार्टी की विचारधारा से नाराज हैं, आप इस बात से नाराज हैं कि पार्टी की विचारधारा वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल उस पार्टी में क्यों जाएंगे जो उसकी उल्टी विचारधारा रखता है। अगर आप नैतिकता के प्रश्न से दुखी हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाएंगे जो खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर उगाही कर रही है, जिसने हजारों करोड़ रुपए की उगाही इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे की है और उसका सबूत ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सबूत तो चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। तब आप वहां नहीं आएंगे, आप नाराज होकर विपक्ष की किसी दूसरी पार्टी में अपनी जगह ढूंढेंगे, या नाराज होकर आप घर बैठ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आप नहीं आएंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि न तो कोई नैतिक प्रश्न आपको उद्वेलित कर रहा है, न ही कोई विचारधारात्मक मुद्दा आपके पास है, न ही कोई व्यवहारिक राजनीति का मुद्दा आपके पास है। अब जो संजय निरुपम ने कहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर तो बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, तो जिन लोगों को उन्होंने सेंटर के रूप में गिनाया है उसमें एक व्यक्ति को छोड़ के, यानी जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं वेणुगोपाल, उनको छोड़ के बाकी लोग तो कांग्रेस आला कमान के सदस्य हैं ही। भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि इन 4 लोगों से मिलकर ही कांग्रेस का आला कमान बना है। अब आप जो आला कमान है वो तो केंद्र में होगा ही। और तो ये इस तरह की जो बातें की जाती हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं होता। ये सीधे सीधे कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी में के साथ जुड़कर कुछ अपने राजनीतिक कैरियर में फायदे का मुकाम हासिल कर लिया जाए।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप गौरव वल्लभ को देखिए, गौरव वल्लभ बड़ी ऊंची बुलंद आवाज में संबित पात्रा से बहस करने के लिए मशहूर हुए थे और उनको 2 चुनाव लड़वाए गए कांग्रेस की तरफ से, वो नहीं जीत पाए चुनाव, वो अलग बात है। संजय निरुपम को भी शिवसेना में हुआ करते थे और उसके अखबार सामना के एडिटर होते थे और बड़ी ही मतलब सांप्रदायिक किस्म की भाषा लिखते थे। फिर वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस के अंदर आए, फिर वो सेकुलर भाषा बोलने लगे और मुझे याद है कि जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था उस वक्त कांग्रेस की तरफ से उन्हें अपने पक्ष में टीवी में उतारा जाता था, तो हम सब लोगों की उनसे बहुत कड़ी बहस हुआ करती थी संजय निरुपम की। तो ऐसे लोग जब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते करते ये लोग थक गए हैं और इनको लगने लगा है कि अब कांग्रेस पुरानी वाली शान और शौकत दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती है। सत्ता से कांग्रेस बहुत दूर है, जो कुछ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से ही मिल सकता है। इसलिए तरह तरह के बहाने खोजते हैं और कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि कांग्रेस में आने वाले लोगों का भी पिछले दिनों एक सिलसिला हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, एमएलए, नेता, वो लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो बात केवल एक तरफा नहीं है। अब देखिए, चुनाव नतीजा तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 4 जून को चुनाव नतीजा आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे लगने लगा है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से पहले माना जा रहा था कि चुनाव का नतीजा तो आ ही चुका है, केवल घोषित होना बाकी है, वैसी परिस्थिति नहीं है। स्थिति धीरे धीरे करके करवट बदल रही है और आगे ज्यादा करवट भी बदल सकती है। अगर हम इन नेताओं के हिसाब से सोचें, खासतौर पे जो थोड़े जनाधार वाले नेता है, जैसे आज पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपना नामांकन दाखिल किया, तो क्या इनके लिए ये सोच ज्यादा बेहतर है? हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन जो लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो क्या उनकी ये सोच ज्यादा सही नहीं है कि एक नेता के रूप में पहले मैं रेलेवेंट रहूं, मैं प्रासंगिक रहूं, चुनाव जीतूं, फिर मैं कुछ कर पाऊंगा, अपने आप को बनाऊं, या विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए? देखिए, जहां तक विचारधारा का सवाल है, कोई व्यक्ति कांग्रेस के अंदर विचारधारा के लिए तो जाता नहीं है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के अंदर विचारधारा के लिए तो जाता नहीं है। विचारधारा परक देश में केवल 2 राजनीतिक जत्थेबंदियां हैं। बिल्कुल, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। एक है कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न संगठन, और दूसरी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले संगठन, भारतीय जनता पार्टी वगैरह। वहां पर कुछ विचारधारा का महत्व है और वहां बहुत से लोग विचारधारा के बिना भी हैं, लेकिन विचारधारा के हिसाब से भी बहुत से लोग हैं और विचारधारा के उत्साह में, उसके जोश में काम भी करते हैं इन 2 संगठनों के अंदर। बाकी सभी संगठनों की विचारधाराएं जो हैं वो बड़ी व्यवहारिक किस्म की बातें हैं। जैसे किसी को सामाजिक न्याय की पार्टियों में जाना है तो वो कमजोर जातियों की जो राजनीति है, पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों की राजनीति है, उस राजनीति में विश्वास करता है। वो इसकी मोटी मोटी विचारधारा है। उसमें भी कोई बहुत बड़ा आर्थिक प्रश्नों के प्रति उसमें रुचि नहीं है या बहुत कोई अध्ययन वगैरह नहीं है। कोई बनी बनाया विचार तंत्र जैसा मार्क्सवाद होता है, उस तरह का विचार तंत्र भी वहां पर नहीं मिलेगा आपको। कांग्रेस की विचारधारा के बारे में शुरू से ही कहा जाता रहा है कि वो कोई बहुत ही कठोर विचारधारात्मक डगर पर कांग्रेस नहीं चलती है। रजनी कोठारी भी ये कहते थे और दूसरे लोग भी ये कहते थे कि कांग्रेस की विचारधारा तो बहुत ऐसी है जिसमें इधर उधर कुछ हुआ जा सकता है, उसके बावजूद भी वो चलता रहता है। मध्यमार्गी किस्म का मामला पूरा है। तो विचारधारा का प्रश्न इतना नहीं है यहाँ पर। चुनाव के इर्द गिर्द जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं और लोग इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से यही होता है कि भाई चुनाव 5 साल बाद आया है, अब हमारे पास मौका है और अभी अगर हमारे पास हाथ से मौका चला जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। पप्पू यादव को ही लीजिए। पप्पू यादव पिछले 6 महीने से हम और आप जानते ही, ये पप्पू यादव कई बार सांसद रह चुके हैं। पिछले 6 महीने से वो पूर्णिया में काम कर रहे थे। पूर्णिया प्रणाम करके उन्होंने एक कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किया था और उसके नाम पर यात्राएं निकाल रही थी। इसमें काफी भीड़ वगैरह जमा कर पाने में कामयाब थे। अब उन्होंने कोशिश की कि वो कांग्रेस में जाने से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव को अपने विश्वास में ले लें। उन्होंने उनके साथ एक बैठक भी की, लेकिन बैठक में कोई सहमति निकाल नहीं पाए वो। लालू यादव ने कहा कि एक तो आप कांग्रेस में मत जाइए, आप हमारी पार्टी में आइए, और आप पूर्णिया से नहीं लड़िए बल्कि आप मधेपुरा से लड़िए।
ये उनके सामने प्रस्ताव रखा, जिसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि तो पहले से मन बना के ये बात कर रहे थे। वो कांग्रेस में जाना चाहते थे और पूर्णिया से लड़ना चाहते थे। तो इसमें ये सब घपला गड़बड़ी होनी ही थी। अच्छा, बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव ताकतवर स्थिति में है। वो कांग्रेस को पूर्णिया सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए, कांग्रेस उसके लिए दबाव नहीं बना पाई। पूर्णिया सीट कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को मिलने की संभावना ऐसे समाप्त हो गई। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो पप्पू यादव, अगर कांग्रेस अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पे चल रही, तो बार बार वो कहते हैं उनके कहने पे चल रहे हैं, तो उनकी तरफ से उनसे कहा जाए कि आप वहां पे अपना पर्चा वापस लीजिए, निर्दलीय मत लड़िए। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी ये कुछ खेल हो रहा होगा। तो इसमें इस तरह की स्थितियां होती हैं, इसमें राजनीति में चलता रहता है और इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। चूंकि पप्पू यादव की बात हुई तो मैं बिहार से एक और सवाल करूंगा। आज प्रधानमंत्री सुपौल में थे, सुपौल नहीं, जमुई में, और जमुई में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें कि ऐसा लगा कि जो एनडीए का कुनबा है वो एक साथ बैठा हुआ है और सभी लोग थे वहां पे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तो और उन्होंने आह्वान किया कि हमें 40 सीटों पे जिताइए वगैरह वगैरह, और नीतीश कुमार ने यही बोला कि हमसे बड़ी गलती हुई, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह की जो एकता दिख रही है, क्या अब हम ये माने कि पूरा एकदम एनडीए का ठीक ठाक है और वो पुराना प्रदर्शन दोहरा लेंगे? भाई देखिए, बिहार में एक लोगों ने, एनडीए वालों ने एक मीटिंग करके, मेरे ख्याल से ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ से पहलकदमी के हिसाब से ही हुआ होगा कि इन लोगों के बीच के जो मतभेद हैं उनको दूर करने के लिए, ताकि ठीक से वोटों का आदान प्रदान हो पाए, हस्तांतरण हो पाए, एक मीटिंग वगैरह की थी। तो उसमें एकता वगैरह लोगों की बन गई थी, लोगों ने अच्छी तस्वीरें खिंचाई और मंच वगैरह पे भी बैठ रहे हैं। तो वो तो जाहिर है, भाजपा बड़ी ताकतवर पार्टी है, वो इन सब लोगों को आदेश देके ये सब काम उनसे करवा सकती है। लेकिन इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि वोटों का स्थानांतरण, वोटों का आदान प्रदान, वोटों का ट्रांसफर बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में होगा। इसकी इस बात से कोई गारंटी नहीं मिलती। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है और यही स्थिति बिहार में है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी इस पार्टी के इर्द गिर्द होगी वोटों के ट्रांसफर को लेकर, वो होगी नीतीश कुमार की पार्टी के इर्द गिर्द। मैं ये मानता हूं कि भाजपा के अपने उम्मीदवारों को ठीक से दूसरे घटक दलों के वोट मिल जाएंगे और भाजपा के उम्मीदवार भी नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर बाकी घटक दलों को के उम्मीदवारों को अपना वोट दे देंगे। भाजपा के जनाधार भी दे देगा वोट उनको, लेकिन नीतीश कुमार को वोट देने के मामले में उनको भी उलझन होगी और अन्य घटक दलों को भी उलझन होगी। और जब नीतीश कुमार का भी जनाधार है ही ना, नीतीश कुमार और जनाधार नीतीश कुमार का मौजूद है, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो वो नीतीश कुमार के जनाधार को जब दिखाई पड़ेगा कि भाई उसको नहीं मिल रहे हैं वोट, तो फिर वो भी दूसरे घटक दलों के उम्मीदवारों को वोट देने में हिचक होगी। 100% ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ कम रह जाएगा उसमें, तो वहां पे कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। दूसरे, बिहार से संबंधित दिल्ली में जो लोग रहते हैं, अगर उनसे बातचीत करो, जो दिल्ली में अच्छे मुकामों पर हैं और बिहार पे निगाह भी रखते हैं, बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करना उनका शगल भी है, तो और पारंपरिक रूप से वो भाजपा के समर्थक हैं, तो उनको भी दिख रहा है कि बिहार में उदीयमान एक ही नेता है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। बाकी या तो उदय उनका हो चुका है या बाकी को अस्त हो रहे हैं। तो वो और तेजस्वी यादव की छवि ऐसी बन रही है जिसमें वो लालू यादव का जो बैगेज है, यानी लालू यादव का जो जंगल राज वाला मामला है, उसको वो नहीं ढो रहे हैं। वो लालू यादव से अलग हटके उनकी एक छवि जो है ना, वो नीतीश उसकी बनती हुई दिख रही है, उनकी तेजस्वी यादव की। अगर ये प्रक्रिया जारी रही अभी 10, 15, 20 दिन और बिहार में वोट पड़ने, बिहार में वोट, तो मैं मानता हूं कि उसमें बिहार की राजनीति में इसका असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री आज बंगाल में भी गए थे और वहां उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया। क्या ये ऐसा मुद्दा है जो कि बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़े संकट में डाल रहा है और उनके चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है? कुछ नुकसान तो जरूर होगा इस मसले का। इस तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं इस मसले का नुकसान नहीं होगा, इस मसले का कुछ नुकसान तो जरूर होगा। किसी भी पार्टी के मुकाबले जब इस तरह के मसले आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल का जो भद्रलोक है, जो बंगाल की प्रभावशाली ऊंची जातियों और काफी लोग को प्रभावित करता है,
वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाएगा इस मुद्दे पे। वो ऐसी स्थिति अभी वहां पर नहीं आई है। भद्रलोक अभी भी ममता बनर्जी, भद्रलोक के लिए पहले नंबर की नेता ममता बनर्जी है। अगर भाजपा ने भद्रलोक को पटा लिया है और भद्रलोक ने ममता बनर्जी को छोड़ने का मन बना लिया है तो ममता बनर्जी की खैर नहीं है। लेकिन इसके संकेत अभी नहीं मिले हैं। दूसरे संदेश खाली का अगर वो मुद्दा उठाएंगे तो मुसलमान वोट और भी ज्यादा ध्रुवीकृत होगा ममता बनर्जी की तरफ, क्योंकि पूरा मसला ही मतलब हिंदू बनाम मुसलमान के तौर पर उन्होंने उसको बना दिया है। तो उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लाभ भी हो सकता है थोड़ा बहुत। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक और जो मामला दायर हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, उस मामले को खारिज कर दिया और ये कहा कि राष्ट्रपति को यह फैसला लेना है। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से हम ये कहें कि राष्ट्रपति को ही या फिर जो केंद्र सरकार है उसे ही फैसला लेना है और वही फैसला नहीं ले रहे हैं। थोड़ी झिझक है उनमें, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ऐसा कोई कानूनी विधि नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छीन सकें। अरविंद केजरीवाल से दो ही तरह से मुख्यमंत्री पद छीन सकता है कि उनको अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ विधानसभा में पास हो जाए, या आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाए। इन दोनों बातों की कोई संभावना है नहीं। तीसरा उनसे मुख्यमंत्री पद लेने का तीसरा तरीका वही है कि जो उपराज्यपाल हैं वो गृह मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट भेजें जिसमें वो लिखें कि मुख्यमंत्री के जेल चले जाने की वजह से शासन प्रशासन की जो संविधान सम्मत गतिविधियां होती हैं वो बाधित हो गई हैं और वो एक जबरदस्त संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। फिर उसके आलोक में गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल मिलकर विधानसभा को भंग कर दें या विधानसभा को मुलतवी कर दें, इससे सरकार बर्खास्त कर दें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जैसे इसकी कीमत है, ये कर तो वो एक क्षण के अंदर कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता 2 घंटे में ये काम हो जाए, हो सकता कल तक ये काम हो जाए। लेकिन इसकी एक राजनीतिक कीमत है जो भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। ये राजनीतिक कीमत भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुका चुकी है और उसे फिर चुकानी पड़ेगी। पहले आम आदमी पार्टी इतनी शक्तिशाली नहीं थी जब उसने कीमत चुकाई थी। तब आम आदमी पार्टी अपनी जड़ों की तलाश कर रही थी दिल्ली में। आज आम आदमी पार्टी विपक्ष में अगर उसको जबरदस्ती धकेल दिया जाएगा, तो उसकी सरकार उससे छीन ली जाएगी, तो इतना जबरदस्त किस्म की जनगोलबंदी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को जो 8 सीटें मिली हैं, मेरा तो मानना है कि वो 7 सीटें भी नहीं मिलेंगी उनको। 7-8 सीटें जो मिली हैं वो भी नहीं मिलेंगी अगली बार विधानसभा में। तो वो सब सोचना पड़ेगा उन लोगों को, और वो उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा की वजह है। तो ये हो सकता है कहते हैं अगर लोकसभा चुनाव के दौरान ये इस तरह का कदम उठाते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी हमदर्दी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और बढ़ जाएगी। तो मुमकिन है कि ये स्थिति फिर बनी रहे कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो। जो सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उससे भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, अभी ये दर्द कुछ दिन और चलेगा। कल मैंने एक पोस्ट डाला था यहाँ पर नई परत पर एक क्वेश्चन करके कि क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। उसमें 9,400 लोगों ने वोट डाला। रोचक बात यह है कि 94% लोगों ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए और 6% लोगों ने कहा कि हाँ मिलना चाहिए। आमतौर पर इसमें जो सब्सक्राइब करने वाले दर्शक होते हैं वही वोट डालते हैं। मेरी अपनी समझ ये है कि इससे शायद हम यह कह सकते हैं कि एक बड़ा तबका ऐसा है हमारे देश में जो कि नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि वो बने। तो इस तरीके के पोल से क्या हम कुछ नतीजा निकाल सकते हैं, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? भाई आप देखिए, साफ तौर ये आपका पोल जो है बिल्कुल ठीक सही पोल है। आपने जो ये एक ये त्वरित पोल किया है, ये पोल बिल्कुल सही है। अगर आप 2019 के आंकड़ों पर जाएं तो केवल 37.8% लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाला था। बाकी लोगों ने भाजपा से इतर, भले ही वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना हो, भाजपा के खिलाफ ना हो, लेकिन उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी को उन्होंने वोट नहीं दिया था। अगर 37.8% लोग नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जा सकते हैं तो उसी लिहाज से वो उनके विरोधी माने जा सकते हैं। इसका मतलब है कि करीबन 62.3% लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया था। इसमें से अगर आप
20% वोट भी मान लें कि ये बिखर जाते हैं, तब भी 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ वोट देने वाले। असली प्रश्न यही है कि इन वोटों को कैसे एक मंच पे लाया जाए, किसी एक नारे के तहत, एक एक राजनीतिक कल्पनाशीलता के तहत एकजुट करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनसे वोट डलवाया जाए। तो वो तो चैलेंज, चुनौती तो इस बात की है, वो चुनौती हम लोगों को पहले, और चुनौती विपक्ष को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, वो अभी तक ये काम नहीं कर पाए हैं, बस फर्क ये है। जी। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु के साथ विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद।